नमस्कार दोस्तों, हम लोग चलते हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत में 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के श्रेय किसे जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाना जाता है? तो वह भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही ये बी नंबर हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में जाना जाता है। विश्व में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। उसके बाद से 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी श्रेणी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी श्रेणी कौन सी है? तो बताइए K2। जो K2 है ना, ये K2 तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका एक भाग था? तो गोंडवाना लैंड का एक भाग था। गोंडवाना लैंड का क्या था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो गोंडवाना लैंड का एक भाग था। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर कुंवर सिंह। ये डॉक्टर कह रहे हैं, सॉरी, ये कुंवर सिंह थे। ये बिहार में 1897 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि इधर और क्वेश्चन है ना, इधर 60 ये हो गया, ये देख लिए। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो राजा राम मोहन राय को, स्वामी श्रद्धानंद को, स्वामी विवेकानंद को, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कह रहा है कि राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो बताइए, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को कि स्वामी विवेकानंद को? तो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? हमें 64 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा स्वामी विवेकानंद के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये जो राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। उसके बाद से 65 नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो ये शिशिर घोष की ये पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। इसी में अमृत बाजार पत्रिका में ये प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र में प्रसारित किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका में प्रसारित किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे हम 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो किसने हस्तक्षेप किया था? तो ये हम जानेंगे। तो बताइए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इसने हस्तक्षेप किया था 66 नंबर क्वेश्चन को। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। तो 1918 में महात्मा गांधी ने मिल मालिकों मजदूरों ने हस्तक्षेप किया था। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर तो 67 में यहाँ पर किसने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो महात्मा गांधी ने किया था। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1918 में मिल मालिकों के मजदूरों में हस्तक्षेप किए थे। और 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो 67 नंबर क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि बिहार की किस वामनपंथी नेताओं ने
नेताओं ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? कार्यानंद शर्मा, वाधवाराम अवस्थी सिंह, ये कार्यानंद शर्मा थे। 67 का क्या हो जाएगा? 67 का ही हो जाएगा, ये कार्यानंद शर्मा थे। यहाँ से देखिए ये भी वाला 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ? तो कबीर दास का जन्म जानते हो? कह रहा है कि कबीर दास का जन्म कब हुआ? तो कबीर दास का जन्म 1900 कब हुआ था? 1900 सॉरी कबीर दास का जन्म 1398 में हुआ था। और कह रहा है कि विद्यापति की भाषा क्या है? तो विद्यापति की भाषा हम जानते हैं कि ये मैथिली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से 68 नंबर क्वेश्चन देखिए और 74 नंबर देखिए, एक तरफ हिंदी चल रहा है, एक तरफ जीके जीएस चल रहा है। कह रहा है कि 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैध प्रणाली। ये द्वैध प्रणाली, ये जो कह रहा है ना कि द्वैध प्रणाली, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा द्वैध प्रणाली। मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैध प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से इधर कह रहा है कि मैया मैं नहीं माखन खाया हो, ख्याल परे पे शाखा सभे मिल मेरे लपटायो। कह रहे हैं वह कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे शाखा सभे मिल मेरे लपटायो। कह रहे हैं कि हाँ भैया मैया मैंने तो माखन नहीं खाया है, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने मेरे मुंह पर वो मक्खन को लगाया है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सूरदास की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सूरदास की ये पंक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में वह महान एकता कार्यकर्ता था जिसने केवल दूसरों के सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था। यह किसने कहा था? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र, इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि ये तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड है? ये 7 कांड है। मुदिमन कमेटी यहाँ पर मैया मैं नहीं माखन खाया यहाँ पर हो गया, और यहाँ से हो गया। यहाँ से देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे थे? तो देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे थे, बता सकते हैं? तो देश के बाहर ये सुभाष चंद्र बोस। ये कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे थे? तो सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर हिंदी के कुछ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जीके जीएस और हिंदी, जीके जीएस और हिंदी को हम लोग एक साथ देखेंगे। सोच रहे हैं कि इसका सभी क्रेडिट सेट करा दिया जाएगा। वो तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 100 के आसपास क्रेडिट सेट करा रहे हैं, सेट है उसका। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग जानते हैं कि ये 4 कालों में विभक्त किया गया है। आद्यकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आद्यकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में हमें विभक्त किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालों में, आद्यकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में इसको विभक्त किया गया है। उसके बाद से हम लोग कहाँ चलेंगे और इधर आएंगे, इधर हाँ यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मैया मैं नहीं माखन खाया। तो मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे शाखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। कि ये
सूरदास की पंक्ति है। ये पंक्ति पूछ रहा है तो पंक्ति हम बता देंगे कि ये सूरदास की पंक्ति है, ठीक है। उसके बाद से जो व्याख्या करना होगा उसको हम करेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, ये 7 हो जाएगा। इसमें पूछना है, कह रहा है कि तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड है, तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख ले रीतिकाल के कवि नहीं है, यहाँ पर रीतिकाल के कवि कौन नहीं है बताना है हमें। तो रीतिकाल के कवि ये देखिए बिहारी रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। जो बिहारी है ना ये रीति सिद्ध, ये रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं बिहारी जी। उसके बाद से रीति मुक्त घनानंद मुक्त कवि हैं। और जैसी ये भक्ति के कवि हैं, ये भक्ति कवि के अंतर्गत आते हैं। तो ये भक्ति कवि के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें से कौन सी सही हो जाएगा, तो ये हम लोग बता देंगे कि ये रीति 76 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, ये जैसी, थोड़ा इसको 76 नंबर को व्याख्या देखिए जैसी रीतिकाल के कवि नहीं, ये भक्ति काल के कवि हैं। और कह रहा है कि बिहारी और घनानंद रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, तो ठीक हो जाएगी ये जैसी, इसमें से नहीं हो जाएगी 76 के जैसी। और 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है आधुनिक काल का प्रारंभ क्या हुआ था, तो 1850 से आधुनिक काल को प्रारंभ हुआ था। तो आधुनिक काल का यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रारंभ कब से हुआ था, तो यहाँ पर 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखिए, व्याख्या कह रहा है ना, यहाँ पर व्याख्या कह रहा है कि आधुनिक काल का प्रारंभ हिंदी साहित्य का 1850 के आसपास माना गया। यह रीति काल के बाद का काल है। तो यहाँ पर 1850 क्या रीति, ये भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है 1850 से। यहाँ पर कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा, तो द्विवेदी युग का नामकरण हम लोग जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। उसके बाद से कह रहा है ना कि आधुनिक काल का प्रारंभ हिंदी साहित्य का 1850 के आसपास माना है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। उन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और कह रहा है, ये तो हो गया, कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में, ये तो हो गया, ये द्विवेदी काल का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, यहाँ पर हो गया। चौथा नंबर 78 नंबर क्वेश्चन था ये। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है, तो किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है, बताइए किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है। ये मेन आदमी हो जाएंगे। राष्ट्र कवि कौन होते हैं, तो मेन आदमी होते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है ना कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक मुद्दों का गहन अध्ययन किया गया है। उसके बाद से 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ये किस रस की कवित्री है, तो बताइए सुभद्रा कुमारी ये किस रस की कवित्री है, तो सुभद्रा कुमारी ये वीर रस की कवित्री है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ये वीर रस की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कवित्री है। इनकी कविताओं में वीरता और साहस का चित्रण किया गया है। कह रहा है कि दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे और जिसका पीछा खाए, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। और ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति हम लोग जानते हैं कि ये कबीरदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये कबीरदास की कहते हैं कि दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई ना पूछे। तो यहीं पर कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति हम लोग कबीरदास की पंक्ति है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गोदान किसका लिखा उपन्यास है, तो गोदान किसका लिखा
लिखा उपन्यास है? प्रेमचंद्र का है, कमलेश्वर का है, जिनेंद्र का है? तो कह रहा है कि गोदान किसका लिखा उपन्यास है? बताइए, गोदान किसका लिखा हुआ उपन्यास है? ये प्रेमचंद्र का लिखा हुआ उपन्यास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गोदान प्रेमचंद्र का लिखा हुआ उपन्यास है। गोदान प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद्र का उपन्यास है। भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर आधारित है। यह उपन्यास इस उपन्यास के नायक होरी और भारतीय किसान है। होरी एक भारतीय किसान है। पूछ देगा कि इस उपन्यास के नायक कौन है? तो होरी इस गोदान के नायक हैं और एक भारतीय किसान है होरी। और यहाँ पर पढ़ रहा है कि शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है उसके बारे में हमें बताना है। तो बताइए, ये कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी ये प्रेमचंद्र की क्या है? शतरंज के खिलाड़ी ये प्रेमचंद्र की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि ई हो जाएगा। जब इसमें से है नहीं तो निश्चित तौर से क्या हो जाएगा? ये ई हो जाएगा। एक मिनट, ये शतरंज के खिलाड़ी किसकी विधा है? तो ये कहानी है। क्या है? ये कहानी है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से सॉरी एक मिनट, थोड़ा घबरा गया है। ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कहानी है। आगे चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? बताइए, यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता हमें बताना है। तो पुष्प की अभिलाषा ये मक्खनलाल चतुर्वेदी की ये कविता है। पुष्प की अभिलाषा मक्खनलाल चतुर्वेदी की। और आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84 क्वेश्चन के बाद 85 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए। ये कर्मभूमि भी उपन्यास है। कर्मभूमि, गोदान और उसने कहा, ये तीनों क्या है? ये तीनों उपन्यास है। तो निश्चित ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कर्मभूमि प्रेमचंद्र का, गोदान भी प्रेमचंद्र का, और उसने कहा था, ये उसने कहा था किसका था? थोड़ा कमेंट कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। उसके बाद से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दिया गया है। उस पंक्तियों को हमें क्या करना है? हल करना है। और हल करके उसको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ा जाए और 86 से 90 तक हमें अपठित गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। कह रहा है ना, यहाँ से पढ़िए। कह रहा है कि मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। कौन है? तो ये मनुष्य है। सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी कौन है? तो मनुष्य है। उसके बाद से कह रहा है कि उसकी प्रगति के लिए प्राकृतिक परिवेश सदा मुस्कुराता है। तो उसके प्राकृतिक परिवेश के लिए सदा मुस्कुराता है। कौन मुस्कुराता है? उसकी प्रगति के लिए प्राकृतिक परिवेश सदा मुस्कुराता है। कौन मुस्कुराता है? तो मनुष्य मुस्कुराता है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती है। तो जागरण गीत कौन सुनाती है? तो प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें, ये स्वर्णिम किरणें प्रातः। कह रहा है कि वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभित करते हैं और वैश्वीकरण में 10 दिशाओं में मानो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और कह रहा है कि मनुष्य विविधता का दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। में किसकी चर्चा की गई है? तो मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। में किसकी चर्चा की गई है? विविधता की दृष्टि की, मनुष्य की, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कह रहा है कि मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। में किसकी चर्चा की गई है? तो मनुष्य विविधता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। में किसकी चर्चा की गई है?
मनुष्य भी विधाता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें मनुष्य की चर्चा की गई है। मनुष्य विधाता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है, इसमें मनुष्य की चर्चा की गई है। उसके बाद से कह रहा है कि प्राकृतिक परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है? तो प्राकृतिक परिवेश मनुष्य के लिए मुस्कुराता है। प्राकृतिक परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है? तो प्राकृतिक परिवेश हम लोग जानते हैं कि यह प्राकृतिक परिवेश हमेशा किसके लिए मुस्कुराता है? प्राकृतिक मनुष्य के लिए मुस्कुराता है। और कह रहा है ना कि आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, इधर है, कह रहा है ना कि जागरण गीत कौन गा रहा है? तो जागरण गीत कौन गा रहा है ये बताना है। प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत गाती है। तो ये किरणें क्या करती है? ये किरणें क्या करती है? जागरण गीत कौन गा रहा है? तो किरणें जागरण गीत गा रही है। उसके बाद से कह रहा है कि वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं? तो वाटिका के पुष्प किसका पथ वह सुरभित करते हैं बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का। कह रहे वाटिका के पुष्प मनुष्य के पथ को क्या करते हैं? सुरभित करते हैं। तो मनुष्य को सुरभित करते हैं। किसका? मनुष्य को सुरभित करते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कह रहा है कि वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर बताइए वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। इधर मार्ग सुलभ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये वैश्वीकरण मार्ग क्या होता है? ये सुलभ हो जाता है। उसके बाद से 91 से 95 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और 91 से 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है। ये कौन प्रयत्नशील रहता है? कहा जाएगा कि कौन प्रयत्नशील रहता है? तो मनुष्य प्रयत्नशील रहता है। सहजानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। तो सहजानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। माँ की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जागती है। और कह रहे ये भी एक है, माँ की मुस्कान देखकर हंसने की इच्छा जाती है। पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जागती है। तो पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जागती है। साहित्य चर्चा और सृजन धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। तो साहित्य चर्चा और सृजन धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। कह रहा है कि इसमें से किसकी चर्चा की गई है? तो कह रहा है कि प्रयत्न की, सफलता की, प्रसन्नता की, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें ना प्रयत्न की चर्चा की गई है, न सफलता की चर्चा की, न प्रसन्नता की चर्चा की गई है। इसमें मनुष्य की चर्चा की गई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? 91 का ये ई हो जाएगा। इसमें मनुष्य की चर्चा की गई है। इसमें मनुष्य की चर्चा की गई है। उसके बाद से आगे 92 गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? ये सहजानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? तो सहजानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। उसके बाद से कह रहा है कि बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? माँ को देखकर, मुस्कान देखकर, माँ की मुस्कान देखकर। तो बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है?
माँ को देखकर, मुस्कान देखकर, माँ की मुस्कान देखकर। तो कह रहा है कि बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? हाँ, बच्चे को हंसने की इच्छा कब देखे? माँ को देखकर, मुस्कान को देखकर, मुस्कान को देखकर, माँ की मुस्कान देखकर। तो माँ को देखकर बचने, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 93 को 93 के सी कह रहा है माँ की मुस्कान देखकर बच्चों को हंसने की इच्छा जागती है। तो ये ऑप्शन नंबर ये माँ की मुस्कान देखकर बच्चों को हंसने की इच्छा जागती है। उसके बाद से कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें वही है, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1 मिनट। अभी आगे क्लास और चलेगा और अभी क्वेश्चन बहुत है, थोड़ा इसको रोक दे रहा हूँ।